हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। तो आइए इस जर्नी को, अपनी फिजिकल ज्योग्राफी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 4 में है हम। पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। पार्ट 1 में हमने पढ़ा अबाउट दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि किस तरीके से हमारे जो ओशियंस और जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी पास्ट में क्या पोजीशन रही है और वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं और उनकी आज के डेट में पोजीशन क्या है, उनके पीछे क्या थ्योरीज हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ी, जिसके सपोर्ट में वेगनर ने कुछ एविडेंसेस दिए और उन सभी के बारे में हम आगे और पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं, देखते हैं इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो प्रीवियस पार्ट में हम पढ़ चुके हैं अपना इस पोर्शन तक। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट, दैट इज योर ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। हमें पढ़ना है कि ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द ओशियन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स। जो ओशियन फ्लोर है वो 3 मेजर डिविजन्स में बटा हुआ होता है, सेगमेंटेड होता है ऑन द डेप्थ एज वेल एज द फॉर्म ऑफ रिलीफ। ठीक है, तो डेप्थ और रिलीफ के फॉर्म में वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और ये 3 डिविजन्स क्या क्या हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये 3 डिविजन्स हैं आपके कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, डीप सी बेसिन्स एंड मिड ओशियन रिजेस। तो ये 3 पार्ट है, इनको आप पढ़े अच्छे से नोट कर लीजिए कि जो 3 पार्ट्स हैं, जिसमें जो 3 सेगमेंट्स हैं जिसमें ओशियन फ्लोर डिवाइड होता है, वो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन्स एंड मिड ओशियन रिजेस। ओके, तो देखिए ओशियन फ्लोर किस तरीके से यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर कुछ डायग्राम की मदद से दिखाया गया है। ये आपका, अगर एक आप बात करें ओशियन फ्लोर की, तो हाईएस्ट माउंटेन की ये हाइट है, ये आपका सी लेवल है। यहाँ से ये एवरेज हाइट दिखाई गई है। ओके, तो यहाँ से जो चीज़ें नीचे को आ रही है, ये सी लेवल से नीचे की हम बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है स्टार्टिंग का पोर्शन। आफ्टर दिस इज योर कॉन्टिनेंटल स्लोप, दिस इज योर एवरेज डेप्थ। और इसके बाद ये ओशन फ्लोर बेसिन जो स्टार्ट है। ओके, यहाँ पर आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये पोर्शन कॉन्टिनेंट है, ये ओशियन है। ओके, तो ये ओशियन बेसिन फ्लोर है और यहाँ से नीचे को आप जाएंगे तो ये है डीपेस्ट ओशियन, यहाँ की यहाँ पर होगी क्या, ट्रेंच। ओके, अब हम धीमे धीमे करके एक पार्ट को ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स क्या होते हैं? दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन्स। ये बनाते हैं आपके ट्रांजिशन जोन होते हैं कॉन्टिनेंटल शोर। कॉन्टिनेंटल शोर का मतलब है जो कॉन्टिनेंटल का जो तट होता है, तट से ये डीप सी बेसिन्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। ओके, और इसमें कुछ पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशियनिक ट्रेंचेस। तो ये 4 पार्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। दैट इज योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशियनिक ट्रेंचेस। ये चारों के चारों पार्ट होते हैं किसके? कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। ओके, इनमें से ऑफ दीज deep oceanic trenches are the areas which are of considerable interest in so far as the distribution of oceans and continents is concerned. Okay, इन 4 पार्ट में से जो हमने 4 पार्ट पढ़े, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशियनिक ट्रेंचेस, इनमें से डीप ओशियनिक ट्रेंचेस वो एरियाज हैं जो हमारे इंटरेस्ट के सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबाइसल प्लेन। व्हाट इज आवर अबाइसल प्लेन? अबाइसल प्लेन होता है, these are extensive plains that lie between the continental margins and mid-oceanic ridges. तो continental margins और mid-oceanic ridges के बीच का जो पोर्शन होता है, that is known as your abyssal plain. Okay, the abyssal plain are the areas where the continental sediments that move beyond the margins get deposit. तो आप यहाँ पर इसको मैं आपको एक ऐसे समझाऊं, अगर ये इस तरीके से कुछ है तो यहाँ पर आपका ये प्लेन है और इस तरीके से आपका अगर ये डीप ओशियनिक ट्रेंच यहाँ पर बन रही है, तो जो ये पोर्शन होगा बीच का, दैट इज नोन एज योर अबाइसल प्लेन। ओके, कॉन्टिनेंटल मार्जिन का वो पार्ट दैट लाई बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। क्योंकि कॉन्टिनेंटल मार्जिन में आप पढ़ चुके हैं कि 4 पार्ट है। ओके, 4 पार्ट है, उसके आगे का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज योर अबाइसल प्लेन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मिड ओशियनिक रिजेस की। मिड ओशियनिक रिजेस क्या होते हैं? दिस फॉर्म एंड इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशियन। ये एक माउंटेन सिस्टम की एक इंटरकनेक्टेड चेन है जो कहां पर है? ओशियन के अंदर। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ध्यान रखें,
लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन जो सरफेस की अर्थ पर है वो कौन सी है? वो है मिड ओशियनिक रिजेस। ओके, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दो सबमर्ज्ड अंडर द ओशियनिक वाटर्स। सबसे बड़ी है, लेकिन ये पानी के अंदर है, सबमर्ज्ड है ओशियन वाटर में, लेकिन ये फिर भी सबसे बड़ी है। और इसमें क्या क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट। जो इसका क्रेस्ट होता है वहां पर एक सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम होता है, अ फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू एंड अ फ्लैंक जोन ऑल अलोंग इट्स लेंथ। ये तीन इसके पार्ट होते हैं मिड ओशियनिक रिजेस के। वन इज योर सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट, अ फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू एंड फ्लैंक जोन ऑल अलोंग इट्स लेंथ। ओके, द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये हमने पढ़ा है कि जो मिड ओशियनिक रिजेस हैं वहां पर एक्टिव वॉल्केनोस प्रेजेंट होते हैं, और जो सेंट्रल रिफ्ट पोर्शन होता है क्रेस्ट पर वो होता है किसका जोन? वॉल्केनिक एक्टिविटी का और इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी का, यानी कि वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस। अब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। तो आप देखिए, इसके लिए आपको अगले पेज पे एक डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज फिगर 4.2, उसको आपको देखना पड़ेगा। ओके, फिगर 4.2 आपका नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। वहां पर आप क्या लिखा हुआ है मैं आपको यहां पर पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलूंगा। यहां पर लिखा हुआ है कि यू विल नोटिस अ लाइन ऑफ डॉट्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। ये मैं धीमे धीमे करके एक लाइन पढ़ते चलूंगा, आपको मैप में फिगर में दिखाते चलूंगा। यहां पर लिखा है कि अ लाइन ऑफ डॉट्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अटलांटिक ओशियन है कौन सा। अटलांटिक ओशियन वो ओशियन है जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स और अफ्रीकन यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, दैट इज योर अटलांटिक ओशियन। उसका शेप ऑलमोस्ट एस अल्फाबेट की तरह है, एस अल्फाबेट की तरह। ओके, तो आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर यह लिखा हुआ है कि ये अटलांटिक ओशियन है आपका। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका अटलांटिक ओशियन है। इसमें लिखा गया है कि अ लाइन ऑफ डॉट्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। बिल्कुल ये आपका अटलांटिक ओशियन है, क्योंकि ये आपका अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, और ये है यूरोप। ओके, सॉरी, ये है आपका यूरोप। तो ये आपका यूरोप है। तो ये आपकी जो लाइन है मिड ऑफ द अटलांटिक ओशियन से जो लाइन पास हो रही है, क्योंकि ये आपको लिखा गया है एंड दैट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू इट्स कोस्ट लाइंस। करेक्ट, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। इसके आगे क्या लिखा गया है? इट फर्दर एक्सटेंड्स इनटू द इंडियन ओशियन। ये जो लाइन है ये इंडियन ओशन में एक्सटेंड कर रही है। यस, ये नीचे जो पोर्शन है ये इंडियन ओशन है, यहां पर ये लाइन एक्सटेंड कर रही है। और इसमें फिर क्या लिखा गया है? इट बाइफरकेट्स अ लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद वन ब्रांच मूविंग इनटू ईस्ट अफ्रीका। यहां से एक ब्रांच आपकी बाइफरकेट कर रही है जो ईस्ट अफ्रीका की तरफ जा रही है, और द अदर मीटिंग अ सिमिलर लाइन फ्रॉम म्यांमार टू न्यू गिनिया। न्यू गयाना से वो लाइन जाके मीट कर रही है। ओके, इसमें लिखा गया है, ये देखिए जो ईस्ट अफ्रीका को जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन आपकी एक इधर को जा रही है, और ये दूसरी लाइन है ये इधर को जा रही है। ओके, तो ये वाली लाइन जो है आपकी, जो आपकी यहां से एक लाइन आ रही है, ये इस पे जाके ऐसे मीट कर रही है। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा गया है कि द लाइन ऑफ डॉट्स कोइंसाइड विद द मिड ओशियनिक रिजेस। लाइन ऑफ द डॉट्स यानी कि जो हम अर्थक्वेक सेंटर्स की बात कर रहे हैं, ये वाले ये लाइन जो है ये आपके मिड ओशियनिक रिजेस पे ही कोइंसाइड कर रही है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? द शेडेड बेल्ट शोइंग अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन कोइंसाइड्स विद द अल्पाइन हिमालयन सिस्टम। अल्पाइन हिमालयन सिस्टम हमारा कहां पर है? ये हमारा अल्पाइन हिमालयन सिस्टम है, और ये हमारा जो रीजन है दैट इज योर रिम ऑफ द पैसिफिक। ये वाला जो हमारा ओशियन है दिस इज योर पैसिफिक ओशियन, और ये जो साइड में है दिस इज योर रिम ऑफ पैसिफिक। इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर और रिम ऑफ पैसिफिक। ओके, रिम ऑफ पैसिफिक, और यू कैन से सिंपली पैसिफिक रिम। इसको याद रखेंगे, दिस इज नोन एज पैसिफिक रिम और रिम ऑफ पैसिफिक और रिंग ऑफ फायर। तो इसमें लिखा गया है कि द शेडेड बेल्ट शोइंग द अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन कोइंसाइड्स विद द अल्पाइन हिमालयन सिस्टम एंड द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशियन। रिम ऑफ द पैसिफिक ओशियन के साथ वो क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। इन जनरल द फोकाई ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरियाज ऑफ मिड ओशियनिक रिजेस। तो मिड ओशियनिक रिजेस आपकी यहां पर है, इस शेडेड पोर्शन में है। ओके, यहां पर क्या लिखा गया है कि इनकी शैलो डेप्थ है, क्योंकि यहां पर आपको देखिए साफ दिख रहा है, ये जो डॉट में दिखाया गया दिस इज योर शैलो डेप्थ। तो आपको पता है कि जो मिड ओशियनिक रिजेस के अलोंग ओशियन जो आपके अर्थक्वेक सेंटर्स है, जो अर्थक्वेक जोन्स है, वो
शैलो है, यानी कि वो ज्यादा डेप्थ पे नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें अलोंग द अल्पाइन हिमालयन रीजन या फिर अलोंग द रिंग ऑफ फायर या रिंग ऑफ पैसिफिक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है जो अर्थक्वेक है वो डीप सीटेड है, क्योंकि ये शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है। दिस इज योर रिंग ऑफ फायर यहाँ पर, या मैं पैसिफिक रिम की बात करूं या यहाँ पर बात करूं ये शेडेड रीजन की, तो यहाँ पर जो आपके अर्थक्वेक जोन्स हैं, जो अर्थक्वेक सेंटर्स हैं, वो क्या है, बहुत ज्यादा डीप सीटेड है। नेक्स्ट है जो वॉल्केनोस का मैप है, ये आपके जो आपका ये ग्रे कलर के डॉट्स वगैरह दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे आपके क्या है, ग्रे कलर के डॉट्स या शेडेड पोर्शन है, वो आपके हैं अर्थक्वेक जोन्स। और जो आपके ये ब्लैक कलर में दिखाए गए हैं, दे आर योर वॉल्केनिक इरप्शंस। तो वॉल्केनिक इरप्शंस में भी इसी तरीके का सिमिलर पैटर्न है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो वॉल्केनिक है वो है हॉट स्पॉट्स, का मतलब है वो ऑल एरियाज ऑफ वॉल्केनोज जहां पर आपके एक्टिव वॉल्केनोज ज्यादा प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पर एक चीज और लिखी गई है कि रिम ऑफ पैसिफिक इज ऑल्सो कॉल्ड रिम ऑफ फायर। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिम ऑफ फायर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज इन दिस एरिया। तो इस एरिया में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज प्रेजेंट है, तो इसलिए इस एरिया को क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर। ओके, ये जो चीज मैं पढ़ रहा था, ये पीछे जो आपका सब कुछ लिखा गया है वही है। तो इस चीज को समझ लें, डायग्राम को अच्छे से समझ लें, पीछे जाके जो लिखा हुआ है उसको आप एक बार पढ़ लें, डायग्राम को समझ लें, आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यस, आइए नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होती है। आइए ये देखते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होती है। देखिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा, एज मेंशन्ड अबव, जैसे हमने चैप्टर में शुरुआत से पढ़ा, इसमें यह लिखा गया है कि जो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज थी उन्होंने कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन दी हमें दैट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम वैगनर पुट फोर्थ दिस कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यानी कि जो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज थी उसने हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो बेसिकली हमें वेगनर नहीं दे पाए, ड्यूरिंग हिज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और वो क्या थी, दैट इज योर particularly the mapping of the ocean floor and paleomagnetic studies of rocks. Your mapping of the ocean floor के बारे में वेगनर नहीं बता पाए थे, और किसके बारे में नहीं बता पाए थे, paleomagnetic studies of the rocks। तो ये paleomagnetic study क्या होती है, paleomagnetism is basically a branch of geophysics concerned with the magnetism in rocks that was induced by the Earth's magnetic field at the time of their फॉर्मेशन। यानी कि ये जियोफिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो रॉक्स में मैग्नेटिज्म को कंसिडर करती है या उससे कंसर्न है। ओके, और वो मैग्नेटिज्म कहां से आया, वो जिस समय अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड था, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रॉक्स में मैग्नेटिज्म हुआ, उसी की स्टडी को या उसी से जो कंसर्न ब्रांच ऑफ जियोफिजिक्स है उसी को बोला जाता है पैलियोमैग्नेटिज्म। करेक्ट। अब जो स्टडीज थी आपकी मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर की और पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ द रॉक्स की फ्रॉम द ओशियनिक रीजन्स, उसने हमें कुछ फैक्ट्स बताए। और वो फैक्ट्स क्या थे, देखिए, रिवीलिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स। फैक्ट्स ये थे कि इट वाज रियलाइज्ड दैट अलोंग द मिड ओशियनिक रिजेस के अलोंग वॉल्केनिक इरप्शंस जो थे दे आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सरफेस इन दिस एरिया। यानी कि जो मिड ओशियनिक रिजेस के अलोंग आपका वॉल्केनिक इरप्शंस थे वो बहुत ज्यादा कॉमन थे। कॉमन थे का मतलब है कि वहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस ज्यादा होते थे, इंटेंस होते थे। और वो क्या करते थे, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता था तो वो जो सरफेस है, जो ओशियन की सरफेस है या जो वाटर की सरफेस है, वहां पर क्या लेके आते थे, बहुत सारा लावा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट सेज द रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशियनिक रिजेस शो remarkable similarities in terms of period of formation, chemical compositions and magnetic properties। ये बोलता है, ये हमने पहले भी देखा था कि जो आपके क्रेस्ट से जो रॉक्स आइदर साइड में इक्विडिस्टेंट है वो सिमिलैरिटीज दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी कि उनका जो पीरियड ऑफ फॉर्मेशन है, यानी कि जिस समय वो बने, उनकी केमिकल कंपोजिशन और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। किनकी, जो रॉक्स आपके मिड ओशियनिक रिजेस की जो क्रेस्ट है उसके आइदर साइड में इक्विडिस्टेंट है, यानी कि आइदर साइड में बराबर दूरी पर है। उनके पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट ये बोलता है रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशियनिक रिजेस हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर यंगेस्ट।
इनकी पोलैरिटी नॉर्मल होती है और ये सबसे क्या है, यंगेस्ट है। यानी कि इसका मतलब जो मिड ओशियनिक रिजेस के अलोंग जो हमारे रॉक्स है वो सबसे नए बने हैं, दे आर वेरी न्यूली फॉर्म्ड। नेक्स्ट, एंड द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट। और जैसे जैसे कोई क्रेस्ट से दूर जाता जाएगा उसका जो एज है, रॉक्स की जो एज है वो बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट इज द ओशियन क्रस्ट आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। यहां से ये चीज क्लियर होती है कि ओशियन जो है वो बाद में बने हैं और कॉन्टिनेंट्स जो है वो पहले बने हैं। नेक्स्ट ये बोलता है द एज ऑफ रॉक्स इन द ओशियनिक क्रस्ट इज नोवेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जो ओशियन क्रस्ट की में जो रॉक्स पाए जाते हैं उनकी एज जो है वो 200 मिलियन साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशंस की हम बात करें तो वहां पर जो रॉक्स हैं उनकी एज 3200 मिलियन ईयर्स भी है, यानी कि 3200 मिलियन ईयर्स भी है। जबकि अगर हम रॉक्स की बात करें जो ओशियनिक क्रस्ट में पाए गए हैं तो वो 200 मिलियन साल से ज्यादा पुराने नहीं है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। यानी कि ओशन फ्लोर पे जो सेडिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा थिन है। साइंटिस्ट ने ये एक्सपेक्ट किया था, साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग इफ द ओशन फ्लोर्स वर एज ओल्ड एज द कॉन्टिनेंट। अगर ओशन फ्लोर्स जो है वो कॉन्टिनेंट जितने ही ओल्ड है, जितने ही पुराने हैं, तो उनमें क्या होना चाहिए था, टू हैव अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ मच लॉन्गर ड्यूरेशन। यानी कि वहां पर कुछ सेडिमेंट्स की सीक्वेंस होनी चाहिए थी जिनकी ड्यूरेशन, जिनका पीरियड जो है वो ज्यादा ड्यूरेशन का होना चाहिए था। लेकिन वहां पर जो सेडिमेंट पाए गए हैं वो 200 मिलियन साल से पुराने नहीं थे। नोवेयर वॉज द सेडिमेंट कॉलम फाउंड टू बी ओल्डर देन 200 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट है डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक्स। ये हमने पढ़ा, डीप ट्रेंचेस जो है वहां पर अर्थक्वेक्स जो है वो डीप सीटेड है, जबकि जो मिड ओशियनिक रिज एरियाज हैं वहां पर अर्थक्वेक्स की जो फोकस है वो शैलो है। ये हम ऊपर देख चुके हैं डायग्राम में, अभी ओशन फ्लोर मैपिंग में हमने ये चीज देखी है। तो इसमें वही लिखा गया है कि डीप ओशन ट्रेंचेस में आपके अर्थक्वेक अकेरेंस ज्यादा है, डीप है, और मिड ओशियनिक रिजेस में वो क्या है, शैलो है। ठीक, नेक्स्ट इसमें ये लिखा गया है कि these facts and detailed analysis of magnetic properties of rocks on either sides of the mid-oceanic ridges। यानी कि जो ये डिटेल्ड स्टडी थी, ये जो फैक्ट्स थे, जो डिटेल्ड एनालिसिस थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की ऑफ द रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड ओशियनिक रिजेस लेड हेस। एक हेस नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने 1961 में एक कंसेप्ट, एक हाइपोथेसिस प्रपोज की, दैट वाज नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ओके, हस ने ये बोला, हस आर्ग्यूड दैट कांस्टेंट इरप्शंस एट द क्रेस्ट ऑफ ओशियनिक रिजेस कॉज द रप्चर ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट एंड द न्यू लावा वेजेस आउट इनटू इट, पुशिंग द ओशियनिक क्रस्ट ऑन आइदर साइड। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं इसको आपको डायग्राम की मदद से अगर समझाऊं कि अगर आपका ये इस तरीके का ओशियनिक क्रस्ट है, ओके, और यहां से क्या हो रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ को क्या आ रहा है, लावा। तो ये लावा जब ऊपर की तरफ को निकल रहा है तो ये बोल रहे हैं कि न्यू लावा वेजेस आउट ऑफ इनटू इट एंड पुशिंग द ओशियनिक क्रस्ट ऑन आइदर साइड। तो जो ओशियनिक क्रस्ट है ये पूरी की पूरी ओशियनिक क्रस्ट है, ये आइदर साइड में, जब ये लावा बाहर निकल रहा है तो ये ओशियनिक क्रस्ट जो है वो आइदर साइड में मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, मूव कर रही है, तो द ओशियन फ्लोर दस स्प्रेड्स, यानी कि जो ओशियन फ्लोर है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। दिस इज ओनली द मीनिंग ऑफ sea floor spreading. The younger age of the oceanic crust as well as the fact that the spreading at one ocean does not cause the shrinking of the other made Hess think about the consumption of the oceanic crust. Okay? यानी कि जो हमारा, हमने एक चीज ऊपर ये पढ़ी, जो फैक्ट था कि ओशियन फ्लोर या जो ओशियन क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी फॉर्मेशन ज्यादा पुरानी नहीं है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से नहीं है। और दूसरी बात कि एक ओशियन के स्प्रेड होने से दूसरा ओशियन जो है वो श्रिंक नहीं कर रहा है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ओशियनिक क्रस्ट की जो एज है वो कम है, और दूसरी बात है कि किसी एक ओशियन के लिए स्प्रेड होने की वजह से दूसरा ओशियन जो है वो श्रिंक नहीं कर रहा। तो इन्हीं दोनों आर्ग्यूमेंट्स को लेकर या इन्हीं दोनों फैक्ट्स पर बातें करके हस ने एक चीज का बात बताई। उन्होंने कहा
कंजम्पशन ऑफ ओशियनिक क्रस्ट, यानी कि उनको ये चीज समझ में आई कि ओशियनिक क्रस्ट अगर फैल रही है तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूम भी हो रही है। तो उन्होंने ये बोला, ही फर्दर मेंटेन्ड दैट द ओशियन फ्लोर गेट्स पुश्ड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन एट द क्रस्ट एंड सिंक्स डाउन एट द ओशियनिक ट्रेंचेस एंड गेट्स कंज्यूम्ड। अब देखिए यहां पर लिखा गया है कि फिगर 3.4.3 में ये चीज समझाई गई है। हम आइए आपको इस डायग्राम की मदद से ही समझाते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले ये हमारी एक क्या है, ओशियनिक क्रस्ट। यहां से हमारा लावा बाहर आ रहा है, फ्रॉम हेयर अवर लावा इज कमिंग आउट। ये लावा यहां से बाहर आ रहा है, तो ये जो आपकी प्लेट है ये इस तरीके से मूव कर रही है, ओशियनिक क्रस्ट इस तरीके से मूव कर रहा है। और ये मूव कर रहा है तो यहां से क्या हो रहा है कि इस जगह से ये मूव कर रही है प्लेट इधर को, और यहां से ये सबडक्ट कर जा रही है। सबडक्टिंग प्लेट का मतलब है जो प्लेट जो नीचे चली जा रही है, जो सबडक्ट कर जा रही है, यानी कि ये यहां से फैल रही है और यहां से ये नीचे चली जा रही है। ओके, ये आप समझ गए किस तरीके से नीचे जा रही है, कि ये प्लेट जो है यहां से जब लावा बाहर जा रहा है तो ये प्लेट आपकी फैल रही है इस तरीके से, और प्लेट फैल रही है तो उससे क्या हो रहा है कि इधर की प्लेट इधर को जा रही है, ये वाली प्लेट इधर को जा रही है। तो ये पूरा का पूरा हमेशा सिर्फ फैल ही नहीं रहा है, ये प्लेट जो है थोड़े समय के बाद जाके ये दूसरी प्लेट जो है हमारी यहाँ से नीचे चली जा रही है। इसी तरीके से ये जो प्लेट है यहाँ से ये प्लेट नीचे चली जा रही है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेड। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम इसको इतना ही रखते हैं। इस पार्ट में हमने पढ़ा अबाउट द ओशन फ्लोर मैपिंग, द सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट एंड ऑल। अभी हमारा एक पार्ट, एक टॉपिक इस चैप्टर का और बचा हुआ है, दैट इज योर प्लेट टेक्टोनिक्स। उसको हम अगले पार्ट में देखते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम आगे और कंटिन्यू करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक के साथ। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आप देख रहे हैं कि रेगुलरली वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, और हम ना सिर्फ ज्योग्राफी के बल्कि अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी बहुत जल्द इस पर लाएंगे। और सबसे बड़ी बात एक ये, हम इस पे एक नए वीडियो सीरीज लाने वाले हैं ज्योग्राफी की, दैट इज अबाउट दी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। कि हम मैप्स की वजह से, कि मैप्स की मदद से हम ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट रीजन्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको हम मैप्स की मदद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपको अगर इन वीडियोस में बताई गई जानकारी से, बताई गई बातों से अगर आपको कुछ भी हमें कहना है, अगर आपका कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक या सजेशन है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, हमारे ट्विटर पेज के थ्रू, या हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, thank you and have a nice day.